नमस्कार। हमारी आज की कहानी है काली लड़की की सुनहरी किस्मत। पलक बारिश थमने के बाद चली जाती बेटा। माँ ने खिड़की के पास खड़ी पलक से कहा, नहीं माँ, विशाल मेरा इंतजार करते होंगे, मुझे अब जाना चाहिए। कहकर पलक ने माँ बाबूजी से विदा ली और गाड़ी में बैठ गई। बरसात अब थोड़ी थम गई थी और मौसम सुहावना हो चला था। कार में बैठे बैठे पलक के स्मृति पटल पर अतीत की लकीरें फिर से खिंचने लगी। आज छठी बार उसको देखने लड़के वाले आए थे। वर पक्ष के लोग, जिनके लिए माँ बाबूजी सुबह से ही तैयारी में लगे रहते। पलक से फिर वही जिद की जाती कि वो जल्दी से अच्छी तरह तैयार हो जाए, मेकअप से चेहरा थोड़ा ठीक कर ले। पर पलक का कुछ करने का मन नहीं करता। माँ के तानों से दुखी होकर वो बुझे मन से फिर भी एक आशा के साथ मेहमानों के लिए नाश्ते की ट्रे लेकर प्रस्तुत होती। पिताजी कहते, बड़ी सुशील और सुघड़ है हमारी पलक, बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। माँ भी पलक के बनाए व्यंजनों की तारीफ करना नहीं भूलती। पर सब व्यर्थ। वर पक्ष के लोग पलक के गहरे काले रंग को देखते ही मुंह बिचका देते और बाद में जवाब देने का वादा कर मुख्य इनकार का प्रदर्शन कर ही जाते। आज भी ऐसा ही हुआ और हमेशा की भांति फिर शुरू हुआ माँ का तानाकशी का पुराण। बुआ भी पलक की बदसूरती का वर्णन अप्रत्यक्ष ढंग से करते हुए आग में घी डालने का काम करती। वैसे हमदर्दी का दिखावा करते हुए कहती, बेचारी के भाग्य की विडंबना है, इतनी सीधी और सुघड़, हर कार्य में निपुण है, पर कुदरत ने इसे काला कलुटा तो बनाया ही, अच्छे नाक नक्श भी नहीं दिए। ऐसे में भला कौन सा सुंदर नौजवान शादी के लिए इसके साथ हामी भरेगा। हाँ, कोई इससे 19 हो तो कुछ बात बन जाए। पलक कुछ भी ना कह पाती और अपनी किस्मत पर सिसक सिसक कर रो पड़ती। अब तो उसकी आंखों के आंसू भी सूखने लगे थे। उसके साथ एक विडंबना यह भी थी कि पैदा होते ही उसकी मां चिर निद्रा में सो गई। पिताजी ने घर वालों और बहनों के कहने पर दूसरी शादी कर ली। नई मां जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही खूबसूरती से उसने पलक के प्रति प्यार जताया था। पर जब से उसने पारुल और जिया जैसी खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया था, पलक के प्रति उसका प्यार लुप्त होता गया था। पलक इस घर में मात्र काम करने वाली एक मशीन बनकर रह गई थी। छोटी बहनों को घर के काम करने से एलर्जी थी। घर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लगती तो सिर्फ पलक पर। वैसे माँ भी जानती थी कि पलक से उसे कितना सहारा है। कभी कभी तो वो कह देती कि पलक ना हो तो घर का एक पत्ता भी ना हिले। पर यह सब औपचारिक बातें थी। माँ को नाज था तो सिर्फ अपनी बेटियों पर कि उन्हें तो कोई भी राजकुमार स्वयं मुंह से मांग कर ले जाएगा। और ऐसा हुआ भी। बड़ी बेटी पारुल अपने सखी की शादी में गई और वहां नितिन को पसंद आ गई। पिताजी ने तो कहा कि पहले पलक के हाथ पीले हो जाएं। माँ के ये कहने पर कि बड़ी के चक्कर में वे अपनी दोनों बेटियों को कुंवारी नहीं रख सकती, वे थोड़ा आहत भी हुए थे। बड़ी बेटी पारुल की शादी के बाद तो माँ को बस छोटी बेटी जिया की चिंता थी। पर हुआ ये कि जब पलक को 5वीं बार दिखाया गया, उस दौरान जिया के रूप की आभा ने रचित का मन हर लिया और वो पलक के बजाय जिया को अपने घर की शोभा बनाकर ले गया। अब रह गई तो सिर्फ पलक। बाबूजी जब कहते कि पलक के हाथ पीले हो जाते तो इसकी माँ की आत्मा को शांति मिलती, तो माँ जवाब देने से ना चूकती, पलक का विवाह नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष, इसका भाग्य ही खोटा है। मैंने तो कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके चक्कर में मैं अपनी बेटियों को उम्र भर कवारी तो नहीं रख सकती थी। 34 की तो हो गई है। मुझे तो 40 तक इसके आसार नजर नहीं आती। फिर भी पिताजी पलक के लिए सतत प्रयत्नशील रहते। पलक भी पिता की सहनशक्ति के आगे चुप थी। पर जब पिताजी ने फिर से ये ड्रामा एक बार दोहराने को कहा, तो पलक में ना जाने कहां से पिताजी का विरोध करने की शक्ति आ गई और जोर की आवाज में कह दी ही दिया, नहीं, अब और नहीं पिताजी, मुझ पर दया करो। अपमान का घूंट मैं बार बार ना पी सकूंगी। पिताजी, मुझ अभागिन को बोझ समझते हो तो मैं नौकरी कर अपना निर्वाह खुद करूंगी। पलक ने इस बार किसी की परवाह ना करते हुए एक बुटीक में नौकरी कर ली। अब उसकी दिनचर्या और भी व्यस्त हो गई। घर के अधिकांश कार्य वो सवेरे निपटाकर नौकरी पर चली जाती और शाम तक व्यस्त रहती। रात को सारा काम निपटाकर ही सोती।
अब उसे उदासी के लिए भी समय ही न मिलता। काम में व्यस्त रहकर वो संतुष्ट रहती। उसकी कोई सखी सहेली भी नहीं थी जिसके साथ अपना सुख दुख बांटती। परिवार के सदस्यों के बीच उसने अपने को हमेशा तन्हा ही पाया था। पर अब उसे आंचल जैसी एक अच्छी सहेली मिल गई थी। आंचल ने ही पलक को अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। वो पलक की कार्यकुशलता और उसके सौम्य स्वभाव से बहुत प्रभावित थी। उसने पलक को प्रोत्साहित किया कि वो अपने में थोड़ा परिवर्तन लाए और जमाने के साथ चले। उसने पलक को चुस्त, स्मार्ट और सुंदर दिखने के सभी तौर तरीके बताए। पलक पर आंचल की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसके व्यक्तित्व में गजब का बदलाव आया था। एक दिन आंचल ने पलक को अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। शाम को जब वो उसके घर पहुंची तो बड़ी उम्र के एक बदसूरत युवक ने दरवाजा खोला। तभी आंचल की आवाज कानों में पड़ी, अरे राजेश, पलक को बाहर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी लाओगे? पलक, ये मेरे पति राजेश, और राजेश ये है पलक। दोनों का परिचय कराते हुए आंचल ने चाय की ट्रे मेज पर रख दी। पलक थोड़ा अचंभित थी इस विपरीत जोड़े को देखकर। सच, आंचल जितनी खूबसूरत, कितनी स्मार्ट है, और ऊपर से अपना खुद का व्यापार करती है, औरों को भी खूबसूरत बनाती है। और कहाँ उसका ये पति, काला, मुंह पर चेचक के दाग। पलक अभी सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। राजेश ने फोन रिसीव कर आंचल और पलक से जाने की इजाजत मांगी। अर्जेंट केस होने की वजह से वो फौरन गाड़ी लेकर रवाना हो गया। उसके जाने के बाद खाना खाते हुए पलक ने आंचल से कहा, दीदी, क्या आपका प्रेम विवाह? आंचल ने बात काटते हुए कहा, हाँ, मेरा प्रेम विवाह हुआ है। मेरे पति राजेश भौतिक सुंदरता के नहीं, मन की सुंदरता के मालिक हैं, और मुझे ऊंचा उठाने में मेरे पति का ही श्रेय है। उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। आंचल ने बताया कि एक एक्सीडेंट के दौरान उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था और उनके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में उन्हें डॉक्टर राजेश ने ही संभाला और टूटने से बचाया। जहां मन मिल जाते हैं वहां सुंदरता, कुरूपता कोई अर्थ नहीं रहता। पलक ये सुनकर द्रवित हो उठी। खाना खत्म कर पलक ने जाने की इजाजत मांगी। आंचल से विदा होकर वो कुछ दूर ही चली थी कि उसने देखा एक स्कूटर सवार तेजी से एक रिक्शे को टक्कर मारकर आगे निकल गया। रिक्शे में बैठे वृद्ध दंपत्ति अपने पर नियंत्रण ना रख सके और वृद्ध पुरुष रिक्शे से गिर पड़ा। उनकी पत्नी घबराकर सहायता के लिए चिल्लाने लगी। सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। पलक भागी भागी उनके पास पहुंची। उसने वृद्ध को ढांढस बंधाया और उनकी दवाइयां जो सड़क पर गिर गई थी समेटी और वृद्ध को सहारा देकर उठाया। उनकी कोहनियां छिल गई थी और खून बह रहा था। पलक ने पास में ही एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाकर उस वृद्ध की ड्रेसिंग कराई। उस वृद्धा ने पलक को आशीर्वाद देते हुए बताया कि वे कुछ ही दूरी पर रहते हैं। तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर को दिखाकर घर वापस जा रहे थे। पलक ने उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर विदा ली। वृद्ध पुरुष ने, जिनका नाम जयदीप था, कहा, बेटी, तुम कल आने का वादा करके जाओ। उन्होंने इतने प्यार और विनम्रता से निवेदन किया था कि पलक इनकार ना कर सकी। घर में घुसते ही माँ ने उसे आड़े हाथों लिया। पिताजी ने भी देरी का कारण ना पूछते हुए मौन निगाहों से पलक को देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। सुबह जब पलक ने पिताजी को रात की घटना बताई तो पिताजी बहुत खुश हुए और बुटीक से लौटते हुए जयदीप बाबू का हालचाल पूछकर आने को कहा। पलक ने आंचल से दोपहर में ही छुट्टी ले ली और जयदीप बाबू की घर की ओर चल पड़ी। पलक को जयदीप बाबू और उनकी पत्नी से इतना लगाव हो गया कि वो रोज उनसे मिलने जाती। उनकी सेवा से उसे एक सुखद अनुभूति होती। उस दिन वो बुटीक जाने के लिए आधा घंटे पहले घर से निकली तो उसके कदम जयदीप बाबू के घर की तरफ बढ़ गए। दरवाजा मांझी की बजाय एक लंबे और आकर्षक नौजवान ने खोला। भीतर से जयदीप बाबू की आवाज आई, अरे पलक बेटी, चली आओ,
मैं बरामदे में हूं। उन्होंने पलक से उस नौजवान का परिचय कराते हुए कहा, ये हमारा बेटा विशाल है। आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करके दिल्ली से कल ही लौटा है। पलक ने धीरे से विशाल से अभिवादन किया। विशाल ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ पलक जी। मेरे अनुपस्थिति में आपने मेरे माँ बाबूजी का ख्याल रखा। तभी माँ जी चाय लेकर आ गई और बोली, विशाल बेटा, यही है मेरी बहू। क्या तुझे पसंद है? और हाँ बेटी, तू भी इनकार नहीं करना। मेरा बेटा बड़ा अफसर है, तुझे बहुत खुश रखेगा। पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्या हो रहा है। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो रोते हुए बोली, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। कहाँ मैं और कहाँ विशाल बाबू। फिर मैं आपकी पसंद हूं, पर आपके बेटे की तो नहीं। विशाल, जो चुपचाप खड़े थे, धीमे से मुस्कुराकर बोले, देखिए पलक जी, शादी विवाह की बात तो माँ बाप ही तय करते हैं, और मैंने अपनी पसंद अपनी माँ से कह दी। क्या आपको कोई आपत्ति है? मुझे आप जैसी ही लड़की की तलाश थी। यदि मैं आपको पसंद नहीं तो? नहीं विशाल बाबू, दरअसल बात ये नहीं तो कहो हाँ। और फिर पलक भी सभी के साथ हंस पड़ी। तब जयदीप बाबू ने पलक को आदेशात्मक स्वर में कहा, बेटी, आज बुटीक नहीं, घर जाओ। हम सब शाम को तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। शाम को जयदीप बाबू विशाल और उसकी माँ के साथ आए। वे पलक की मंगनी विशाल के साथ तय कर शादी की तारीख भी पक्की कर गए। सभी तरफ खुशी का माहौल था। सभी रिश्तेदार पड़ोसी पलक के भाग्य से चकित थे। माँ भी इठलाकर कह रही थी कि मेरी पलक तो लाखों में एक है। तभी तो विशाल जैसा उच्च पदस्थल दामाद मिला। पलक भी सोच रही थी कि दुख की पतझड़ के बाद कभी ना कभी तो सुख का वसंत आता ही है, और ये वसंत उसके जीवन में इतने समय बाद आया। तभी गाड़ी का ब्रेक लगते ही पलक अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आई। उसने देखा विशाल उसके इंतजार में बाहर ही खड़े थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद।